हेलो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम आपकी क्लास 12 इंग्लिश की बुक विस्टास उसका थर्ड चैप्टर करेंगे। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। जर्नी यानी यात्रा, एंड ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी का अंतिम छोर। तो पृथ्वी के अंतिम छोर की यात्रा। अब अंतिम छोर जो है, जैसे हमारी ये पृथ्वी है ना, तो अंतिम छोर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो ये तो कौन सा हो गया, उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल, और ये कौन सा हो गया, साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव। तो ये जो लेखिका हैं तिसानी दोषी, है ना, तिसानी दोषी दक्षिण ध्रुव जो है साउथ पोल, इसकी यात्रा पर गई थी। और आपको पता है कि ये जो दोनों पोल हैं, यहाँ पे क्या जमी रहती है, पूरे वर्ष के पूरे 12 महीने बर्फ जमी रहती है ना। और ये जो दक्षिणी ध्रुव है, ये वाला जो एरिया है, यहाँ तो जो हमारी ये पृथ्वी है, इसकी जो आइस है उसका 90% भाग इस दक्षिणी ध्रुव पे एकत्रित है ना। तो ये क्या कहलाता है, अंटार्कटिका। क्या कहलाता है ये वाला रीजन, अंटार्कटिका। तो ये भी एक महाद्वीप है, 7 महाद्वीप जो हैं उनमें से एक है। तो ये जो निबंध है, ये जो एक कहानी है या निबंध मान लो आप इसको, है ना, ये एक तरह से हमें एक दृष्टि प्रदान करता है कि हमारा जो ये ग्लोब है, हमारा जो प्लेनेट है ना, इसका आने वाले समय में कैसा परिदृश्य होगा, है ना। तो इस धरती को हमें बचाना है, उस दृष्टि से ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं इसको पढ़ता हूं। अर्ली दिस ईयर, इस वर्ष के शुरुआत में, अर्ली दिस ईयर, इस वर्ष के शुरुआत में, आई फाउंड माई सेल्फ अबोर्ड। अबोर्ड का मतलब होता है जब हम किसी पे यात्रा करते हैं, है ना, जैसे किसी शिप पे यात्रा करें या एरोप्लेन पे यात्रा करें, तो जब हम उसमें चढ़ जाते हैं, सवार हो जाते हैं, तो उसको अबोर्ड बोलते हैं। तो वर्ष के शुरुआत में मैंने पाया अपने आप को अबोर्ड, यानी मैंने यात्रा की, है ना, किसमें, ए रशियन रिसर्च वेसल। रसिया यानी रूस का एक शोध यान था, है ना। शोध का मतलब समझते, रिसर्च करना, अन्वेषण करना, खोज करना। वैसल का मतलब यान, है ना। और यहाँ पे ये कैसा यान है, ये जलयान है, शिप है बहुत बड़ा, जिसका नाम है, अब देखो ये इस तरह की लैंग्वेज है, एकेडेमिक, है ना। जिसको सही स्पेलिंग क्या होती है एकेडेमिक की, ACADEMIC, एकेडेमिक, है ना। जबकि इसका AKADEMIK, तो उसका मतलब यही है, अकादमिक। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, अकादमिक। अकादमिक का मतलब होता है शिक्षा से संबंधित, ठीक है ना। और दूसरा शब्द है स्कोलस्की, है ना, स्कोलस्की। अब ये स्कोलस्की किससे बना है, स्कॉलर सुना हो आपने तो, SCHOLAR। स्कॉलर किसको बोलते हैं, छात्र को बोलते हैं, जो स्टूडेंट होता है ना उसको बोलते हैं। तो अकादमिक यानी जो पढ़ाई लिखाई से संबंधित, है ना। और ये स्कोलस्की का मतलब क्या हो गया, छात्र। तो ये जो है ना उस मिशन का नाम है, या उस जहाज का नाम समझ लो आप, है ना, जो बच्चों को यात्रा पे ले जाता है संसार के विभिन्न हिस्सों में, दूर दूर, जहाँ पे वो बच्चे जाके, स्टूडेंट्स जो होते हैं स्कूल के, कॉलेज के, वो वहाँ जाके क्या कर सकते हैं, है ना, उस स्वयं जाके वहाँ के उन दृश्यों का अवलोकन कर सकते हैं। और उनके अंदर एक विचार जागृत होता है कि किस तरह से हम हमारी इस प्लेनेट को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं, है ना। तो उस रूस के उस शिप का क्या नाम था, एकेडेमिक स्कोलस्की, है ना। हेडिंग टूवर्ड्स, जो यात्रा कर रहा था, जा रहा था, द कोल्डेस्ट, सबसे ठंडे, ड्राइएस्ट, सबसे सूखे, विंडीएस्ट, सबसे ज्यादा तेज हवाएं जहां चलती हों, ऐसा कॉन्टिनेंट, महाद्वीप, इन द वर्ल्ड, संसार में, और वो क्या है, अंटार्कटिका। तो ये जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, ये संसार का सबसे ठंडा, सबसे सूखा और सबसे, अब तुम कहोगे हवाएं, तो वहाँ पे भी हवाएं चलती हैं, बहुत तेज हवाएं चलती हैं, और बिल्कुल ऐसे पियर्सिंग होती हैं, है ना, एक तरह से बेध देती हैं शरीर को, भेद पार निकल जाती हैं शरीर में से, ऐसे समझो, इतनी ठंडी हवाएं होती हैं, ठीक है। माई जर्नी बिगेन 13.09 डिग्री नॉर्थ टू द इक्वेटर, है ना। अब जो इक्वेटर है, ये विषुवत रेखा जिसको हिंदी में बोलते हैं, है ना, ये हमारे भारत के नीचे से गुजरती है ना। भारत के, तो भारत कहाँ पे है, विषुवत रेखा के ऊपर है। इसका मतलब जो नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में हो गया ये, है ना, उत्तरी गोलार्ध जिसको बोलते हैं। हमारा भारत किस में है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो इक्वेटर के
यानी जो ये लेखिका हैं तिसानी दोशी, इन्होंने अपनी यात्रा मद्रास से शुरू की थी। कहाँ से? मद्रास, जिसको अब चेन्नई बोलते हैं, है ना। और ये जो चेन्नई है ये 13.0 डिग्री 9 ऊपर है ना, नॉर्थ डायरेक्शन में है। किससे? विषुवत रेखा से, इक्वेटर से, ठीक है ना। भूमध्य रेखा है विषुवत रेखा जिसको हम बोलते हैं। इन्वॉल्व्ड, और इनकी जो यात्रा थी उसमें इन्वॉल्व थी क्रॉसिंग, यानी इन्होंने क्या क्या चीज क्रॉस की? 9 टाइम जोन्स, 9 टाइम जोन क्रॉस किया। टाइम जोन का मतलब होता है, जैसे आपको पता है, जैसे अभी कितने बज रहे हैं, जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो ये 7:45 बज रहे हैं शाम के, है ना। तो अमेरिका में इस समय सुबह के 7:45 बज रहे होंगे, लगभग, मोटा मोटा मान लो। समझ गए? नहीं समझे बात? ठीक है ना। तो यानी ऐसे ही जैसे इंग्लैंड है, उसका टाइम 4.5 घंटे हमसे क्या है, यानी जैसे अभी कितने बज रहे हैं, यहाँ पे 8:30 मतलब 7:45 बज रहे हैं, तो इसमें एक जो है ना वहाँ पे इंग्लैंड के अंदर यहाँ से कितना बज रहा होगा? 4.5 घंटे पहले होगा वहाँ पे। समझ गए ना बात? इस तरह से तो अलग अलग देशों के क्या है, टाइम जोन्स अलग हैं। तो क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स, तो लेखिका जो अंटार्कटिका पहुंची है ना, तो उसमें उन्होंने 9 टाइम जोन क्रॉस किए, 6 चेक पॉइंट्स, है ना। अब चेक पॉइंट्स जैसे अब अपन एक राज्य से, अपने भारत के अंदर जब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते तो चेक पोस्ट होती नहीं होती है ना। तो ऐसे ही जब एक देश से दूसरे देश की सीमा में प्रवेश करते हैं तो चेक पोस्ट होती हैं, है ना। तो 6 चेक पोस्ट क्रॉस करी उन्होंने। 3 बॉडीज ऑफ वाटर, 3 महासागर क्रॉस करे, बॉडीज ऑफ वाटर जिनके अलग अलग नाम हैं। एंड एटलीस्ट एज मैनी इकोस्फीयर्स, और उतने ही, है ना, इकोस्फीयर्स, पारिस्थितिकी मंडल, है ना। पारिस्थितिकी मंडल किसको बोलते हैं? जिनकी पारिस्थितिकी क्या होती है, अलग अलग क्लाइमेट होता है जिनका। ये चीजें क्रॉस करके वो वहां पर पहुंची थी। बाय द टाइम आई एक्चुअली, अब लेखिका बता रही हैं, बाय द टाइम आई एक्चुअली सेट फुट ऑन द अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट, जिस समय मैंने पैर रखा अंटार्कटिक महाद्वीप पर, आई हैड बीन ट्रेवलिंग ओवर 100 आवर्स, तो मैं उस समय तक, यानी जब मैंने कदम रखा अंटार्कटिका महाद्वीप की भूमि पर, उस समय मैं 100 घंटे की यात्रा कर चुकी थी। और वो उस यात्रा में क्या क्या चीजें शामिल थी? कॉम्बिनेशन ऑफ ए कार, एन एरोप्लेन एंड ए शिप। तो यानी उन्होंने कुछ घंटे की यात्रा किससे करी थी? कार से करी थी, कुछ घंटे की यात्रा एरोप्लेन से करी, और कुछ घंटे की यात्रा उन्होंने शिप से की। तो ज्यादा यात्रा किससे करी है? शिप से करी है उन्होंने। सो माई फर्स्ट इमोशन, अतः मेरी जो पहली भावना थी, मेरा जो पहला भाव प्रकट हुआ, ऑन फेसिंग अंटार्कटिका, अंटार्कटिका एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप, है ना। तो जब पहला कदम रखा लेखिका ने अंटार्कटिका के एक्सपेंसिव, है ना, विशाल वाइट लैंडस्केप, चारों तरफ सफेद ही सफेद, है ना, ऐसा परिदृश्य। तो जब उन्होंने एक विशाल विस्तृत भूभाग में फैला हुआ सफेद चारों तरफ बर्फ से ढका हुआ लैंडस्केप देखा, तो उनकी क्या भाव थे, क्या इमोशन थी, है ना। एंड अनइंटरप्टेड ब्लू हॉरिजन वाज रिलीफ, है ना। और जब उन्होंने यानी चारों तरफ फैला हुआ एक सफेद लैंडस्केप देखा बर्फ का, है ना, और अनइंटरप्टेड ब्लू हॉरिजन, अनइंटरप्टेड का मतलब होता है दूर दूर तक कोई बाधा पहुंचाने वाला नहीं हो, ऐसा नीला होराइजन। होराइजन का मतलब होता है जहां भूमि और आकाश मिलते हैं, क्षितिज जिसको बोलते हैं, है ना। अब अनइंटरप्टेड क्यों है? क्योंकि वहां कुछ है ही नहीं, ना तो बिल्डिंग है, ना पेड़ पौधे हैं, ना कुछ है, तो बस बिल्कुल क्लियर जो है ना, वो पूरा पूरा जो है ना क्षितिज हमको दिखता है। तो जब इन लेखिका ने ये चीजें देखी, एक क्या देखा? बर्फ से ढका हुआ एक विशाल विस्तृत भूभाग देखा, और एक अनइंटरप्टेड ब्लू हॉरिजन जब उन्होंने देखा, है ना, अनइंटरप्टेड का मतलब जिसको कोई बाधा नहीं पैदा कर सकता बीच में, ऐसा एक नीला क्षितिज जब उन्होंने देखा, तो उनकी जो भावना थी, फर्स्ट जो इमोशन थी, वो किसकी थी? रिलीफ की थी। यानी उन्हें बड़ा रिलीफ मिला उससे, है ना, बड़ा एक शांति की अनुभूति हुई। और फिर उसके बाद फॉलोड अप, उसके बाद विद एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर, और उसके यानी सबसे पहले तो उनको रिलीफ हुआ, बड़ा मतलब आनंद आया, और फिर उसके तुरंत बाद प्रोफाउंड वंडर, जबरदस्त उन्हें आश्चर्य हुआ। प्रोफाउंड का मतलब होता है इमेंस, जबरदस्त उन्हें आश्चर्य हुआ। वंडर एट इट्स इमेंसिटी, इमेंसिटी का मतलब होता है एक विशाल भूभाग में फैले हुआ ना, विहंगम, विहंगम परिदृश्य, है ना। वंडर एट इट्स इमेंसिटी, जिधर नजर दौड़ाओ उधर बर्फ ही बर्फ। इट्स आइसोलेशन,
उसके एकाकीपन, आइसोलेशन का मतलब क्या होता है? एकाकीपन, अकेलापन, कुछ नहीं है वहां पे, वीरान है बिल्कुल। बट मेनली एट हाउ देयर कुड एवर बीन ए टाइम व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका वर पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास। तो लेखिका कह रही है कि मुझे उसकी इमेंसिटी पर आश्चर्य हुआ, है ना, उसकी विशालता पे आश्चर्य हुआ, उसके आइसोलेशन पे हुआ, है ना, लेकिन मुख्य रूप से जो लेखिका को आश्चर्य हुआ वो इस बात के ऊपर हुआ कि देयर कुड एवर हैव बीन ए टाइम, कि एक ऐसा समय था जब भारत और अंटार्कटिका वर पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास, ये दोनों एक ही भूभाग के हिस्से थे। अब ये समझ में आएगा आपको, देखो ऐसे है कि यानी ये जो पृथ्वी है हमारी, ठीक है ना, और यहाँ ये अंटार्कटिका हो गया और यहाँ हमारा भारत है, तो पहले ये एक ही जमीन का हिस्सा था, फिर क्या हुआ, ये जमीन टूट गई बीच में से और ये हिस्सा ऊपर खिसक गया, है ना, ऊपर खिसक गया, और ये जो है ना इंडिया यहाँ पहुंच गया, और फिर ये ऊपर क्या है, यूरोप है, वो यूरोप नहीं, एशिया, एशिया है। फिर एशिया ऐसे समझ लो, ऊपर क्या है हमारे, नेपाल हो गया, नेपाल, फिर चाइना, ठीक है ना। तो ये जो इंडिया का हिस्सा है ना, भारत का जो ये भूभाग है, ये इस वाले इसमें से अलग होके, है ना, ये जो अंटार्कटिका है इसमें से अलग होके किससे जा टकराया, एशिया से जा टकराया। और जब ये टकराया तो जब तुमने देखा हो, जब एक चीज़ से कोई दूसरी टकराती तो ऊपर उठ जाती है वो वाला हिस्सा, टकराने जैसे एक चीज़ इधर से आ रही है और एक चीज़ तो ऐसे यूँ ऊपर उठ जाता है, इस तरह से। देखो ऐसे समझो आप, ऐसे आ रही है कोई चीज़, ऐसे आई और फिर ऐसे जैसे ही टकराई तो ये ऐसे ऊपर उठ जाता है यूँ, है ना। तो ये ऊपर उठा हुआ भाग क्या बन गया, हिमालयाज बन गए, ठीक है ना, यही कहना चाह रहे हैं, है ना। तो लेखिका को इस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा आश्चर्य हुआ कि किसी समय, है ना, ये जो भारत है और ये अंटार्कटिका जो है ये सेम लैंड मास का हिस्सा थे, लेकिन ये बहुत पुराने वर्षों की बात है ना, यानी 65 करोड़ वर्ष पुरानी बात है ये, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं पार्ट ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का भाग। 650 मिलियन ईयर्स अगो, 650 मिलियन वर्ष पहले। अब देखो मैं बताता हूँ आपको, 650 और मिलियन का मतलब होता है 1000 को वापस फिर 1000 से गुणा कर दो तो ये मिलियन बन जाता है। तो 650 मिलियन हो गई। अब देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 65 करोड़ वर्ष पहले की बात है। कितना वर्ष पहले? 65 करोड़ वर्ष पहले। ए जाइंट अमलगेमेटेड, है ना, अमलगम का मतलब होता है जॉइंटेड, है ना, एक विशाल काय, जाइंट यानी एक विशाल काय, जॉइंटेड सदर्न सर्फर कॉन्टिनेंट, जिसको गोंडवाना बोला जाता है ना, यानी पता है ना कि ये जो भारत है ये, और ये किसका हिस्सा था, ये इसी अंटार्कटिका का हिस्सा था। इस जॉइंटेड हिस्से को, इस कंबाइंड हिस्से को, इस यूनाइटेड हिस्से को गोंडवाना लैंड बोला जाता था। तो ये क्या था? सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट था ये। तो लेखिका कह रही है कि 650, है ना, या 65 करोड़ वर्ष पहले, है ना, एक विशाल काय, एकीकृत दक्षिणी सुपर महाद्वीप, है ना, महामहाद्वीप हो गया, जिसको गोंडवाना कहा जाता है, डिड इंडीड एग्जिस्ट, ये वास्तव में एग्जिस्ट करता था, है ना। सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका, और ये इसका मध्य कहां पे था? जो आज वर्तमान में अंटार्कटिका है, ये इसका मध्य स्थल था, यानी सेंटर था। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन, उस समय स्थितियां बिल्कुल भिन्न थीं। ह्यूमंस हैड नॉट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन, मानव का तो जन्म भी नहीं हुआ था, मानव इस विश्व परिदृश्य में कहीं उत्पन्न ही नहीं हुआ था। एंड द क्लाइमेट वाज मच वार्मर, और जो जलवायु थी वो बहुत गर्म थी। अब देखो ये कितना वर्ष पुराना बताया? 65 करोड़ वर्ष पहले, और मानव का आगमन हुआ है मात्र 12,000 वर्ष पहले इस धरती पे, आज से 12,000 वर्ष पहले। और ये जो भारत और अंटार्कटिका जो है ये सेम लैंड मास का हिस्सा कब थे? 65 करोड़ वर्ष पहले, ठीक है ना। तो उस समय, है ना, ह्यूमंस का इस धरती पे पदार्पण नहीं हुआ था, क्लाइमेट बहुत गर्म था, होस्टिंग ए ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, है ना, एक मतलब विशाल प्रजातियां होती थी, है ना, खूब सारी, ढेरों सारी प्रजातियां थी वनस्पति की और जीव जंतुओं की, है ना। फॉर 500 मिलियन ईयर्स, लगभग, अब 500 का मतलब कितना हो गया? 50 करोड़। 50 करोड़ वर्षों तक गोंडवाना थ्राइव्ड, गोंडवाना खूब फला फूला, है ना, गोंडवाना जो लैंड है ये खूब विकसित होती रही 50 करोड़ वर्षों तक।
है ना। बट अराउंड द टाइम व्हेन द डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट, लेकिन उस समय जब इस धरती से क्या विलुप्त हुए, डायनासोर विलुप्त हुए, एंड द एज ऑफ द मैमल्स गॉट अंडर वे, और किस युग की शुरुआत हुई, मैमल्स के युग की शुरुआत हुई। मैमल्स किसको बोलते हैं, स्तनधारी जीवों को बोलते हैं, है ना, जो बच्चे को दूध पिलाते हैं, ठीक है ना, बच्चे को जन्म देते हैं। एक तो होता है अंडे के द्वारा जन्म देना, और एक होता है वैसे, है ना, स्तनधारी जिनको बोलते हैं, स्तनपाई, ठीक है ना। गॉट अंडर वे, द लैंडमास वाज फोर्स्ड टू सेपरेट इनटू 2 कंट्रीज, है ना। तो ये जो भूमि का भाग था, जो सुपर कॉन्टिनेंट था गोंडवाना, ये क्या हो गया, अलग हो गया, है ना, 2 कंट्रीज अलग बन गए, है ना, यानी एक अंटार्कटिका अलग हो गया और इंडिया जो है वो ऊपर खिसक गया। शेपिंग द ग्लोब मच एज वी नो इट टुडे, और भी चेंजेस आए हैं जो अपन आगे पढ़ेंगे इसमें, यानी सिर्फ इंडिया ही नहीं खिसका, है ना, जो दक्षिण अफ्रीका है वो भी गया है ऊपर, है ना, वो कहाँ पहुंच गया, नॉर्थ अमेरिका की तरफ पहुंच गया, ठीक है ना। शेपिंग द ग्लोब, और ग्लोब जो हमारी जो अर्थ पृथ्वी है, इसकी शेप वैसी बन गई जैसी कि आज है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो जबरदस्त जो चेंज आया वो कब आया, 50 करोड़ वर्ष पहले आया, ठीक है ना। टू विजिट अंटार्कटिका, अंटार्कटिका की विजिट करना, इज टू बी ए पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री, उस इतिहास का एक अंग बनने जैसा है, उस इतिहास को हम जीते हैं जब हम अंटार्कटिका की विजिट करते हैं तो। और टू गेट ए ग्रेस्प ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम, और हमें एक इस बात का भाव पता चलता है, एक अंदाजा लगता है हमें, एक अनुभव हमें होता है कि हम कहाँ से आए थे, यानी एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग, यानी हमारा उद्गम स्थल क्या है और हमारा किस ओर हम बढ़ रहे हैं। इस दोनों चीजों का हमें क्या मिलता है, वहां से एक अनुभव प्राप्त होता है, एक दशा हमको प्राप्त होती है, दिशा हमको प्राप्त होती है। इट इज टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्डिलेरन फोल्ड्स एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट सील्ड्स, है ना। अब देखो ये जो नाम आया है कॉर्डिलेरन फोल्ड्स, है ना, एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट सील्ड्स, ये बहुत प्राचीन चट्टाने हैं, रॉक्स हैं, ये जो कहाँ पाई जाती हैं, जो नॉर्थ अमेरिका का जो वेस्ट कोस्ट है वहाँ पे पाई जाती हैं ये, ठीक है ना। और ये लगभग 60 करोड़ वर्ष पुरानी चट्टाने हैं ये, है ना, कॉर्डिलेरन फोल्ड्स एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट सील्ड्स। तो इट इज टू अंडरस्टैंड, तो जब हम अंटार्कटिका की विजिट करते हैं तो हमें इन चीज़ों का पता चलता है कि हमारा उद्गम स्थल कहाँ है और हम किस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और इट इज़ टू अंडरस्टैंड और हम इन जो ये रॉक्स हैं इतनी पुरानी 50 करोड़ वर्ष पुरानी जो कॉर्डिलेरन फोल्ड्स और प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट सील्ड्स जो हैं, एक जो चट्टाने हैं, इनका क्या महत्व है हमारे जीवन में, ये हमें पता चलता है अंटार्कटिका की विजिट करने से। ओजोन एंड कार्बन, ओजोन और कार्बन के महत्व का पता चलता है। इवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन, है ना, इवोल्यूशन का मतलब होता है विकास करना और एक्सटेंशन का मतलब होता है विलुप्त हो जाना, है ना। इन सब चीज़ों की हमें जानकारी होती है। When you think about all that, जब हम इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हो, यानी जब तुम इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हो, that can happen in a million years, कि 1 मिलियन ईयर्स में, है ना, 1 करोड़ वर्ष में क्या हो सकता है, इट कैन गेट प्रिटी माइंड बॉगलिंग। तो एक तरह से हमारा दिमाग घूम जाता है, यानी हम एक तरह से सोचते ही चले जाते हैं कि हम कहाँ थे और कहाँ आ गए हैं। इमेजिन, कल्पना करो, इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड्स, देखो मैंने बताया था अभी आपको, कल्पना करो कि भारत जो है ना, वो ऊपर की ओर, उत्तर दिशा में ऊपर आगे बढ़ रहा है। जैमिंग अगेंस्ट एशिया, और किससे जाके टकरा गया, जाम हो गया, एशिया से जाके जाम हो गया, टकरा गया। टू बकल इट्स क्रस्ट, और इसकी जो क्रस्ट है, जो चट्टाने हैं वो बकल हो गई। बकल का मतलब जब दो चीज टकराती हैं तो बीच की चीज क्या होती है, ऊपर उठ जाता है, उनके जो किनारों का जो हिस्से होते हैं वो क्या होते हैं, ऊपर उठ जाते हैं, बकल हो जाते हैं वो, है ना। जैसे ऐसे समझो, ये इधर से आया और ये इधर से आया, जब ये मिलेंगे तो ये ऐसे बकल हो जाएगा। बक्कल लड़कियां होती हैं ना, बालों में लगाती हैं, तो ऐसी इसी शेप का होता है ना, वो बक्कल बोलती हैं, लेकिन वो बकल होता है इंग्लिश में, है ना, इस तरह की शेप का जो होता है। टू बकल इट्स क्रस्ट
एंड फॉर्म द हिमालयाज, और क्या बने, हिमालयाज बन गए, है ना। तो कल्पना करो कि भारत ऊपर की ओर पुश कर रहा है, भारत की जो लैंड है वो ऊपर की ओर पुश कर रही है उस जमाने की जब वो अलग हुआ था, ठीक है ना। और किससे जाके टकरा गई, किससे जाके जाम हो गई, एशिया से, और जो क्रस्ट है वो क्या हो गई, बकल्ब हो गई, और क्या किन का निर्माण हो गया, हिमालयाज का निर्माण हो गया। साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू जॉइन नॉर्थ अमेरिका, तो बताया था देखो साउथ अमेरिका का जो पोर्शन है ये भी किस में से अलग हुआ, उसी अंटार्कटिका में से अलग हुआ, और ये किसकी ओर ऊपर खिसक गया, किसके जाके जुड़ गया, नॉर्थ अमेरिका से जाके जुड़ गया, और नीचे का एक गैप बन गया, नहीं बन गया फिर उसमें अंटार्कटिका के बीच और साउथ अमेरिका के बीच क्या बन गया, गैप बन गया, ओपनिंग ऑफ द ड्रेक पैसेज, और उस गैप को क्या बोलते हैं, ड्रेक पैसेज बोलते हैं, टू क्रिएट ए कोल्ड सर्क्यूम्पोलर करंट, और उस वो जो गैप है, ये ड्रेक पैसेज है, इसमें एक बहुत ही ठंडी सर्क्यूम्पोलर धारा बहती है ना, जल धारा जिसको बोलते हैं, है ना, वो बहती है, कीपिंग अंटार्कटिका फ्रिजिड, है, और यही जो सर्क्यूम्पोलर जो करंट है, कोल्ड करंट है, यही इस अंटार्कटिका को फ्रिजिड रखती है, जमाए रखती है, डेसोलेट रखती है। डेसोलेट मतलब वीरान, वहां पे कोई ज़्यादा जो है ना सर्वाइव नहीं कर सकती, कुछ ही विशेष प्रजातियां वहां सर्वाइव कर सकती हैं। एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, है ना, और ये कहां पे है, बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, संसार के बिल्कुल निचले स्थान में है। फॉर ए सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, अब ये जो तिसानी दोषी हैं कह रही हैं कि भाई मैं तो सूरज की पूजा अर्चना करने वाली एक दक्षिण भारतीय महिला हूं, है ना, तो मेरे जैसी सूर्य की पूजा करने वाली, यानी दिन की शुरुआत किसको होती है, सूर्य को अर्घ देकर जल चढ़ा के दिन की शुरुआत होती है, तो मेरी जैसी एक दक्षिण भारतीय महिला के लिए, जो कि जिसकी दिन की शुरुआत किससे होती है, सूर्य पूजा से होती है, उसके लिए 2 वीक्स इन ए प्लेस, एक ऐसे स्थान पर 2 सप्ताह बिताना, वेयर 90% ऑफ द अर्थ टोटल आइस वॉल्यूम्स आर स्टोर्ड, है ना, जहां पर पूरे संसार का 90%, पूरे संसार की, पूरी धरती का जो 90% बर्फ है वो वहां पे ही एकत्रित है ना। ये क्या था, एक चिलिंग प्रोस्पेक्ट था, एक ऐसी पॉसिबिलिटी थी जो एक तरह से चिलिंग कर देने वाली, सुन्न कर देने वाली, है ना, ऐसे समझो एक तरह से सब कुछ अस्त व्यस्त कर देने वाली, सारी की सारी चीजें क्या हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं। चिलिंग प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है ना, प्रोस्पेक्ट का मतलब संभावना, चिलिंग का मतलब चिल होता है ना, ठंडा कर देना, है ना, तो एक तरह से यानी अपनी दिनचर्या को बिल्कुल क्या कर देना, बदल देना, चिलिंग प्रोस्पेक्ट का मतलब ये हो गया। तो उनकी दिनचर्या वहां जाके क्या हो गई, एकदम बदल गई। नॉट जस्ट फॉर सर्कुलेटरी एंड मेटाबॉलिक फंक्शंस, तो अब लेखिका बता रही है कि वहां 2 सप्ताह ये लोग रहे, तो उस 2 सप्ताह में उस ठंडे क्लाइमेट की वजह से न केवल उनकी जो सर्कुलेटरी है ना, जो उनका संचरण तंत्र है ना, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना, रक्त परिसंचरण तंत्र, और मेटाबॉलिक फंक्शंस, है ना, जो मेटाबॉलिक फंक्शन किसको बोलते हैं, जो हमारी बॉडी के क्रियाकलाप को जारी रखने के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे हम भोजन करते हैं उसका पाचन होता है ना, बहुत सारी जो एक तरह से एक जीव को जीवित रखने के लिए जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं उनको मेटाबॉलिक फंक्शंस बोलते हैं। तो लेखिका कह रही हैं कि उस ऐसे कोल्ड क्लाइमेट की वजह से उनका ना सिर्फ सर्कुलेटरी और मेटाबॉलिक फंक्शंस ही चेंज हुए, बट लेकिन ऑल्सो फॉर द इमेजिनेशन, यानी एक तरह से आदमी की सोचने समझने की क्षमता भी क्या हो जाती है, कुछ अलग हो जाती है, वो कुछ अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है एक तरह से वहां, क्योंकि सब चारों तरफ क्या दिखता है, बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है। इट इज लाइक वॉकिंग इन टू ए जाइंट पिंग पोंग बॉल, अब लेखिका कह रही है कि ये वहां पे समय बिताना, अंटार्कटिका में समय बिताना, एक तरह से ऐसे समझो कि एक आप सफेद पिंग पोंग बॉल में घुस गए हो, एक ऐसी विशाल काय बॉल के अंदर आप घुस गए जहां क्या है, सफेद ही सफेद है, बर्फ ही बर्फ है ना, उस तरह की एक विशाल काय आप किसमें घुस चुके हो, एक पिंग पोंग बॉल में घुस गए हो। डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स, जहां पर कोई भी मानवीय गतिविधियां नहीं है, डिवॉइड का मतलब एब्सेंस है, किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधियों की क्या है वहां पे, है ना, एब्सेंस है, यानी संकेतों की, मानवीय चिन्ह, मानवीय संकेत, क्या, नो ट्रीज, कोई ट्रीज नहीं है, बिल बोर्ड्स, ना कोई साइन बोर्ड्स हैं, एडवर्टाइजमेंट के होते हैं ना, होर्डिंग्स लगे रहते हैं वो, बिल्डिंग्स, ना कोई भवन है ना। यू लूज ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव,
एंड टाइम हेयर। लेखिका कह रहे हैं कि जब आप यहाँ पहुँच जाते हो अंटार्कटिका, तो एक तरह से जो पृथ्वी का जो सेंस होता है, अर्दली जो सेंस होता है, और जो भावनाएं पर्सपेक्टिव होता है, और जो समय का ख्याल भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। बिल्कुल, समय का ख्याल कैसे बदल जाता है, क्योंकि वहाँ अब जैसे हमारी अर्थ में तो क्या अपने जो हमारे जैसे भारत देश है, तो यहाँ पे तो क्या है, भारत या और जो भी कॉन्टिनेंट है उनमें भाई 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है। लेकिन वहाँ क्या होता है, 6-6 महीने लंबे दिन होते हैं, 6-6 महीने लंबी रात होती है। तो टाइम का भी वो सब गायब हो जाता है। समझ गए ना बात? इस तरह से टाइम का सेंस और जो अर्दली सेंस है वो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। द विजुअल स्केल रेंजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी, है ना। अब लेखिका बता रही हैं कि आपको वहाँ क्या क्या चीज़ें दिख सकती हैं। आपको छोटे से छोटी चीज़ दिख जाएगी वहाँ पे, और बड़ी से बड़ी चीज़ दिख जाएगी, है ना। माइक्रोस्कोपिक का मतलब सूक्ष्म, और माइटी का मतलब क्या होता है, विशालकाय, है ना। अब सूक्ष्म में तो क्या हो गई, मिजेज एंड माइट्स हो गई, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, है ना, जो सिर्फ बर्फ में ही सर्वाइव कर सकते हैं, वो वाले, उस तरह के। और बड़े में क्या हो गया, ब्लू व्हेल्स, विशालकाय में क्या आ गई, ब्लू व्हेल्स आ गई, है ना। एंड आइसबर्ग्स, और बड़े बड़े क्या आ गए, आइसबर्ग हो गए, है ना, जिसको शायद आइसबर्ग को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, मुझे याद नहीं आ रहा, है ना। आइसबर्ग का मतलब जैसे बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, किसकी, बर्फ की चट्टानें, ग्लेशियर। यस, आइसबर्ग क्या क्या मान लो आप, ग्लेशियर्स मान लो, है ना, आइसबर्ग्स। और उनकी कितने बड़े हैं, एज बिग एज कंट्रीज, कई कई देशों के बराबर उनका साइज है उन आइसबर्ग्स का। और द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड वाज द साइज ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम एक कंट्री है ना यूरोप के अंदर, तो एक यानी सबसे बड़ा आइसबर्ग कितना बड़ा है, बेल्जियम कंट्री के बराबर। ऐसे ऐसे आइसबर्ग्स वहां पर हैं, है ना, यानी बर्फ तैर रही है समुद्र के अंदर, ऐसे समझ लो आप। डेज गो एंड ऑन, दिन बीतते जाते हैं, बीतते नहीं, दिन खिंचा जा रहा है, खिंचा जा रहा है, खिंचा जा रहा है, यानी रात हो ही नहीं रही है, क्योंकि कितने महीने की रात होती है, 6 महीने की रात होती है, 6 महीने के दिन होते हैं। तो डेज गो ऑन एंड ऑन इन सरियल 24 आवर ऑस्ट्रल समर लाइट, है ना। सरियल का मतलब होता है अविश्वसनीय, जिसपे आपको विश्वास नहीं हो रहा। 24 आवर ऑस्ट्रल, है ना, ऑस्ट्रल का मतलब होता है दक्षिण ध्रुवीय, है ना। दक्षिण ध्रुव पर एक अविश्वसनीय 24 घंटे की समर लाइट, यानी 12 घंटे की नहीं है समर लाइट, 24 घंटे की है, ठीक है ना। एंड ए यूबिक्विटस साइलेंस, और एक ऐसा साइलेंस, है ना, जो सब ओर फैला हुआ हो। यूबिक्विटस का मतलब क्या हो गया, सब ओर फैला हुआ, ओमनी प्रेजेंट जिसको बोलते हैं। अनइंटरप्टेड ओनली बाई, और ये जो साइलेंस है ये कब टूटता है, बस खाली ये बीच बीच में, ओकेजनल यानी कभी कभी, जब एवलेंच और काविंग आइस शीट्स, जब आइस शीट्स क्या होती हैं, एवलेंच होता है। एवलेंच और काविंग एक ही बात है। काविंग, एवलेंच मतलब होता है टूटना, जब विशाल का है जो बर्फ की चट्टानें हैं, जब वो टूटती हैं, टूट के किस में गिरती हैं, समुद्र में गिरती हैं, तब एक आवाज आती है। सिर्फ उसी प्रकार की आवाजें आपको वहां पर सुनाई देती हैं। कॉन्सिक्रेट्स द प्लेस, जो कि इस जगह को क्या देती हैं, ब्लेस करती हैं, एक तरह से आशीर्वाद देती हैं, नहीं तो बाकी तो सब शांत है। तो यदा कदा, है ना, बर्फ के जो विशाल हिमखंड हैं वो टूट के किस में गिरते हैं, समुद्र में गिरते हैं, तो उनके गिर के, चटक के गिरने की जो आवाज है वही सुनाई देती है, और वो बड़ी आंखों, कानों को बहुत प्रिय लगती है, ब्लेस करती है, वो कानों को कॉन्सिक्रेट करती है। नहीं तो फिर क्या है, चारों तरफ चुप्पी ही चुप्पी है। It is an immersion that will force you to place yourself in the context of the Earth's geological history. एक तरह से आप डूब जाते हो, इमर्सन का मतलब होता है डूब जाना, है ना। एक तरह से आप डूब जाते हो, और जब आप डूब जाते हो तो वो आपको बाध्य करता है, फोर्स करता है कि तुम अपने आप को रख सको उस संदर्भ में, उस कॉन्टेक्स्ट में आप अपने आप को रख सको, उस संदर्भ में अपने आप को रख के आप कल्पना कर सको ऑफ द अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री, है ना, कि हमारी ये जो पृथ्वी है इसकी जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है, जो है इसके जो भूभाग की जो हिस्ट्री है वो किस प्रकार की है। एंड फॉर ह्यूमंस द प्रोग्नोसिस इज नॉट गुड। और लेखिका कह रही हैं कि जहां तक मानवों का सवाल है ना, तो इस मानव ने सबसे ज्यादा तबाही इसी ने मचाई है ना। इसके लिए जो प्रोग्नोसिस है वो गुड नहीं है। प्रोग्नोसिस का मतलब हो गया पूर्वानुमान, कि जो लेखिका कह रही हैं, यानी जब आप अंटार्कटिका पे जाते हो और वहां की स्थिति देखते हो कि पहले क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति हो गई,
है ना। तो ये सब मानवीय गतिविधियों की वजह से हुआ है, मानवीय गतिविधियों की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो पॉल्यूशन हो रहा है, उसकी वजह से जो विनाश फैल रहा है चारों तरफ, है ना, जो आइसबर्ग्स हैं वो पिघल रहे हैं टूट टूट के, ठीक है ना, वहाँ का भी जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो क्या हो रहा है, बिगड़ रहा है। तो लेखिका कह रही हैं कि मानव का ये जो फोरकास्ट है मानव जाति के बारे में, ये अच्छा नहीं है, यानी उसके लिए, मानव जाति के लिए एक शुभ संकेत ये नहीं है। ह्यूमन इम्पैक्ट, मानव का क्या प्रभाव पड़ा है, मानवीय गतिविधियों का क्या प्रभाव पड़ा है, इसके बारे में बताया है इसमें। ह्यूमन सिविलाइजेशंस हैव बीन अराउंड फॉर ए पाल्ट्री 12,000 ईयर्स। मैंने बताया था ना अभी आपको पहले कि मानवीय सभ्यता का जो उद्भव है वो तो बहुत कम वर्ष पहले ही हुआ है। पाल्ट्री का मतलब था वेरी फ्यू, यानी रिसेंट 12,000 वर्ष में ही, यानी पहले, यानी ये लैंड मास कब था, 65,000, वो हाँ यस 65 करोड़ वर्ष पुराना लैंड मास था ये, है ना। और मानव का तो इतिहास कितना है, मात्र 12,000 वर्ष का है। तो एक तरह से देखा जाए तो बेयरली ए फ्यू सेकेंड्स ऑन द जियोलॉजिकल क्लॉक, है ना। तो ये जो जियोलॉजिकल क्लॉक है ना, ये कितने की है, ये 65 करोड़ वर्ष की है। तो 65 करोड़ वर्ष में 12,000 साल तो एक छोटा सा हिस्सा हुआ कि नहीं हुआ, एक छोटा सा बिल्कुल सुई की नोक के बराबर हिस्सा हुआ ये। तो एक फ्यू सेकंड्स भी नहीं है जियोलॉजिकल क्लॉक के अंदर मानवीय इतिहास जो है, लेकिन फिर भी इतने से कम समय में इस मानव ने तबाही मचा दी है। इन दैट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, इस इतने से कम काल के अंदर वी हैव मैनेज टू क्रिएट क्वाइट ए रकस। वी किस लिए कहा गया, मानव जाति के लिए कहा गया। मानव जाति ने बर्बादी मचा के रख दी है। एचिंग अवर डोमिनेंस ओवर नेचर, मानव ने प्रकृति के ऊपर अपना अधिकार, प्रभुत्व जमा लिया है। विद अवर विलेजेस, टाउन्स, सिटीज, मेगा सिटीज, गांव बना लिए हमने, कस्बे बना लिए हमने, शहर बना लिए हमने, महानगर बना लिए हम लोगों ने, है ना। प्रकृति का क्या कर दिया, सर्वनाश कर दिया। आज देखो बेटा, हमारी जो नदियां हैं वो कितनी गंदी हो गई, आप पानी नहीं पी सकते उनमें से, है ना। और क्या नाम है, जो है ना, एयर कितनी पॉल्यूट हो गई सिटीज़ के अंदर, ठीक है ना। तो ये क्या है, शुभ संकेत नहीं है। द रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशंस, मानवीय जनसंख्या, है ना, इसकी जो बढ़ती हुई दर है, हैज़ लेफ्ट अस बैटलिंग विद अदर स्पीसीज फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज, है ना। अब जैसे सोचो आप कि किसी खेत बनाने के लिए जंगल काट रहे हैं, और उस जंगल में उन पेड़ों के ऊपर कितने प्रकार के कीड़े मकोड़े, है ना, जीव जंतु छोटे छोटे, है ना, लाखों प्रकार की, हजारों प्रकार की प्रजातियां रहती हैं। तो उनको एक तरह से हमने क्या कर दिया, उनको बेघर कर दिया, है ना। तो एक तरह से मानव जो है ना, मानव ने अपना प्रभुत्व जमा दिया, और इस प्रभुत्व ने दूसरे जो जीव हैं उनको, उनके जीवन के ऊपर क्या कर दिया, संकट खड़ा कर दिया। तो द रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशंस हैज लेफ्ट अस बैटलिंग, वो लोग हमसे बैटल कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं अपना जीवन, कौन, विद अदर स्पीसीज, अन्य जो प्रजातियां हैं, फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि हमने उनके लिए क्या छोड़ा है, लिमिटेड रिसोर्सेज छोड़े हैं, है ना। उनके लिए हमने बहुत सीमित संसाधन छोड़े हैं, और वो बेचारे जीवन मरण के लिए क्या कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, अन्य प्रजातियां जो हैं। एंड द अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, है ना। अनमिटिगेटेड का मतलब होता है संवेदनहीन, विवेकहीन, बुद्धि नहीं लगा रहे बिल्कुल भी, और हम फॉसिल फ्यूल्स को क्या करते जा रहे हैं, बर्निंग करते जा रहे हैं। यानी हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी, यानी हम इतने आराम पसंद हो गए, है ना, कि हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए बिजली चाहिए हमको, है ना, पेट्रोल चाहिए हमें, और इससे कितनी सारी जो है ना, हम फॉसिल फ्यूल को क्या कर रहे हैं, जीवाश्म ईंधन को जला रहे हैं। हैज़ नाउ क्रिएटेड, और उसने अब पैदा कर दिया है, इस फॉसिल फ्यूल की बर्निंग ने, इस फॉसिल फ्यूल की, जीवाश्म ईंधन की बर्निंग ने, जलाने ने एक क्या क्रिएटेड ए ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड, इस संसार के चारों तरफ एक कार्बन डाइऑक्साइड का कंबल उड़ा दिया है ना, एक तरह से लेयर बन गई है। विच इज स्लोली बट श्योरली इंक्रीजिंग, जो धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से बढ़ रहा है। वो जो चादर है कार्बन डाइऑक्साइड की, वो बढ़ती जा रही है, गहरी होती जा रही है। द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, और उसकी वजह से जो औसत वैश्विक तापमान है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और उस इंक्रीजिंग ग्लोबल टेम्परेचर की वजह से ही ये जो आइसबर्ग्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, ये क्या हो रहे हैं, पिघल रहे हैं।
क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कंटेस्टेड एनवायरमेंटल डिबेट्स ऑफ अवर टाइम। यानी आज देखो बेटा, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है पूरे विश्व के अंदर, है ना। ऐसा नहीं है कि लोग चिंतित नहीं हैं, है ना, लोग इसके बारे में अब बहुत ज़्यादा चिंता करने लगे हैं। तो क्लाइमेट चेंज आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा बहस का मुद्दा है, ठीक है ना। द क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कंटेस्टेड एनवायरमेंटल डिबेट्स, है ना। जो पर्यावरणीय जो डिबेट होती हैं, चर्चाएं होती हैं, उनमें सबसे ज़्यादा चर्चा हॉटली कंटेस्टेड यही मुद्दा है हमारे समय का। विल द वेस्ट अंटार्कटिक आइस ओशन, लेखिका कह रही हैं, विल द वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट मेल्ट एंटायरली, कि क्या जो अंटार्कटिका की जो पश्चिमी आइस शीट है ना, जो एक बर्फ की जो भूभाग है वो पूरी तरह पिघल जाएगा। विल द गल्फ स्ट्रीम ओशियन करंट बी डिसरप्टेड, क्या जो गल्फ स्ट्रीम है ना, ये जो धारा, समुद्री धारा बहती है ना, वो एक धारा है, इसको गल्फ स्ट्रीम बोलते हैं, है ना। ये जो समुद्री धारा है गल्फ स्ट्रीम, क्या ये डिसरप्ट हो जाएगी, है ना, ये बहनी बंद हो जाएगी। विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट, जैसा आज हम विश्व देख रहे हैं, क्या इसका अंत हो जाएगा। मे बी हो सकता है, मे बी नॉट, या नहीं भी हो सकता। तो लेखिका कह रही है हो भी सकता है ना। जिस तरह से विवेकहीन तरीके से मानव अपनी गतिविधियों को अंजाम देता जा रहा है, उससे तो पक्का है कि मानव का अस्तित्व खतरे में है। लेकिन दूसरी ओर ये भी है कि अगर चेत जाए मानव, अभी भी समय है, अगर हम अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर लें, है ना, तो पर्यावरण के प्रति हम क्या हो जाएं, जागरूक हो जाएं, है ना, अपनी नीड्स को हम कम कर लें, अपना जीवन को हम सादा बना लें, तो हो सकता है ये पृथ्वी पर मानव जीवन का क्या रहे, अस्तित्व बना रहे। तो लेखिका कह रही है हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ईदर वे अंटार्कटिका इज ए क्रूशियल एलिमेंट इन दिस डिबेट, है ना। दोनों ओर से, है ना, जो आज अंटार्कटिका है, किसी भी तरह से मान लो अंटार्कटिका आज एक महत्वपूर्ण अंग है इस डिबेट का, इस बहस का। अंटार्कटिका एक अभिन्न अंग है, यानी सबसे ज़्यादा डिबेट किस पे हो रही है, अंटार्कटिका पे हो रही है। नॉट जस्ट बिकॉज इट इज़ द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड, सिर्फ इसलिए नहीं कि यही एक ऐसा स्थान है पूरे संसार में विच हैज़ नेवर सस्टेन्ड ए ह्यूमन पॉपुलेशन, जिसने कभी, जहाँ पर कभी ह्यूमन पॉपुलेशन रही ही नहीं है, इस वजह से नहीं है। एंड देयरफॉर रिमेन्स रिलेटिवली प्रिस्टीन इन इट्स रिस्पेक्ट, है ना, क्योंकि यहाँ पर कभी कोई ह्यूमन पॉपुलेशन रही नहीं, इसीलिए ये स्थान रिलेटिवली कैसा रहा, प्रिस्टीन रहा। प्रिस्टीन का मतलब होता है किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधियों से रहित होना, ठीक है ना, ओरिजिनल कंडीशन में रहना, मूल रूप में रहना। बट मोर इंपॉर्टेंटली, लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली बात यह है बिकॉज, क्योंकि, यानी अंटार्कटिका बहस का मुद्दा क्यों है, वो इसलिए है बिकॉज इट होल्ड्स इन इट आइस कोर्स, है ना। लेखिका कह रही है कि ऐसा नहीं है कि भाई ये जो है ना, यहाँ पर कभी भी मानव जो पॉपुलेशन है नहीं रही यहाँ पर, और ये अपने ओरिजिनल रूप में है, ये बात नहीं है। बल्कि दूसरी बात है, वो क्या है, बिकॉज इट होल्ड्स इन इट्स आइस कोर्स, कि क्योंकि इसकी जो आइस कोर्स हैं, इसकी जो बर्फ की चट्टानें हैं, उनके नीचे दबे हुए हैं, क्या दबे हुए हैं, 500,000 ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स ट्रैप्ड इन इट्स लेयर्स ऑफ आइस, है ना। आधा करोड़ वर्षों पुराने कार्बन के रिकॉर्ड्स इसके अंदर छिपे हुए हैं, इसकी जो आइस की लेयर्स हैं, है ना, इसकी बर्फ की जो चट्टानें हैं उनमें छिपे हुए हैं। और भी बहुत सारी बातें अभी इसमें आगे आएंगी क्यों ये इंपॉर्टेंट है। इफ वी वांट टू स्टडी, अगर हम अध्ययन करना चाहते हैं, एंड एग्जामिन द अर्थ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अगर हम अध्ययन करना चाहते हैं और एग्जामिन करना चाहते हैं, है ना, किसको, पृथ्वी के अतीत को, वर्तमान को और इसके भविष्य को, तो अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो। तो अंटार्कटिका एक सबसे महत्वपूर्ण स्थान है जहां पर कि हम जा सकते हैं इसका अध्ययन करने के लिए, इसको एग्जामिन करने के लिए। तो अब लेखिका उसके बारे में बताएंगी, जो उनका प्रोग्राम है, जो बच्चों को लेके जाता है ना, शिप में बैठा के लेके जाता है, और उसका नाम है स्टूडेंट्स ऑन आइस। इस प्रोग्राम का क्या नाम है, स्टूडेंट्स ऑन आइस। द प्रोग्राम आई वाज वर्किंग विद ऑन द स्कोलस्की
ठीक है ना। तो वो था ना एकेडमिक स्कॉलर्स की, तो लेखिका कह रही है कि लेखिका इस प्रोग्राम से जुड़ी हुई है ना, जिसका नाम है स्टूडेंट्स ऑन आइस, और इसको दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, स्कॉलर्स की बोल सकते हैं। इसका एम्स टू डू एग्जैक्टली दिस, इसका जो लक्ष्य है वो ये करना है, टू डू एग्जैक्टली दिस बाई टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स, है ना, कि ये क्या करते हैं, हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को लेके जाते हैं टू द एंड्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार के विभिन्न हिस्सों में लेके जाते हैं, दूर छोरों पे लेके जाते हैं, एंड प्रोवाइडिंग देम विद द इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, और उनको एक विशेष प्रकार की प्रेरित करने वाली शैक्षणिक अवसर उनको प्रदान करते हैं, विच विल हेल्प देम फोस्टर, जिससे कि उनमें इच्छा जागृत होती है ना। फोस्टर का मतलब होता है किसी चीज को एनकरेज करना, है ना। ए न्यू अंडरस्टैंडिंग, एक नई उनके अंदर समझ विकसित करने में उन्हें क्या मिलती है, एनकरेजमेंट मिलता है। एंड रिस्पेक्ट फॉर आवर प्लेनेट, और उनके अंदर हमारा ये जो प्लेनेट है उसके प्रति रिस्पेक्ट उनमें पैदा होती है। इट्स बीन इन ऑपरेशन फॉर 6 years नाउ। अब लेखिका बता रही है कि ये जो स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम है, जिसमें कि बच्चों को संसार के विभिन्न छोरों पे ले जाया जाता है और वहाँ वो खुद समय बिताते हैं, 2-2 सप्ताह रहते हैं, जिससे कि वहाँ की पूरी स्थितियों को समझ सकें और उसको दिल से अनुभूत कर सकें। तो इसको 6 वर्ष हो गए, लेखिका बता रही हैं, और ये हेडेड बाई कैनेडियन जियोफ ग्रीन, कनाडा के एक व्यक्ति हैं जियोफ ग्रीन, वो इसके हेड हैं, मालिक हैं। हु गॉट टायर्ड ऑफ कार्टिंग अब पहले वो क्या करते थे, जो सेलिब्रिटीज होते हैं, फिल्म स्टार हो गए, बड़े बड़े पैसे वाले हो गए, है ना, उद्योगपति हो गए, ठीक है ना, उनको पहले ले जाते थे अंटार्कटिका की यात्रा कराने, ठीक है ना, या अन्य ऐसे दुनिया के दूसरे छोरों की, तो बस वो तो आनंद करने जाते थे, मौज पिकनिक मनाने जाते थे, है ना। तो वो थक गए थे ऐसे लोगों को ले जाते ले जाते, पैसा तो मिलता था लेकिन कोई उस चीज का वास्तविक उद्देश्य सफल नहीं हो रहे थे लेखक उसमें, कि भाई वो कुछ लौटाने वाली चीज नहीं थी, उनसे कुछ मिलना नहीं था, बस पैसे मिल सकते थे उनसे, लेकिन कोई एक्टिव कंट्रीब्यूशन उनका इस प्लेनेट को प्रिजर्व करने में नहीं था, उन बुढ़े लोगों का, रिटायर्ड लोगों का, ठीक है ना। तो फिर इन्होंने जो जियोफ ग्रीन है कैनेडियन, इन्होंने किनको ले जाना शुरू किया, स्टूडेंट्स को ले जाना शुरू किया, हाई स्कूल स्टूडेंट्स को, ठीक है ना। तो ये कहना हु गॉट टायर्ड, तो वो थक गए थे, कार्टिंग लाते ले जाते, किसको, सेलिब्रिटीज को, रिटायर्ड आदमियों को, धनवान लोगों को, क्यूरियोसिटी सीकर्स, बस जो बस खाली अपनी क्यूरियोसिटी को बुझाने के लिए जा रहे हों, है ना। हु कुड ओनली गिव बैक इन ए लिमिटेड वे, लेखिका बता रही हैं कि वो जो इस प्रकार के जो लोग हैं, है ना, जो बुढ़े हैं, रिटायर्ड हैं, सेलिब्रिटीज हैं, पैसा है जिनके पास खूब, है ना, जो बस खाली उत्सुकता के लिए वहां जा रहे हैं, मौज करने, पिकनिक मनाने के लिए जा रहे हैं, तो उनसे लौटाने के लिए कुछ नहीं था। यानी वो पृथ्वी के इस जो हमारा प्लेनेट है, इसको किस तरह से प्रिजर्व किया जाए, इसको किस तरह से वापस रहने लायक बनाया जाए, उस दिशा में उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। तो इसलिए वो थक गए थे ऐसे लोगों को ले जाते। तो फिर उन्होंने इन लोगों को ले जाना बंद कर दिया, फिर किसको क्या शुरू कर दिया, उन्होंने स्टूडेंट्स को ले जाना शुरू कर दिया। विद स्टूडेंट्स ऑन आइस ही ऑफर्स द फ्यूचर जनरेशंस, है ना। स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम के द्वारा बच्चों को जो फ्यूचर जनरेशन पॉलिसी मेकर्स हैं, वो कौन है, बच्चे हैं ना। He offers the future generation of policy makers a life-changing experience at an age when they are ready to absorb, learn and most importantly act, है ना। तो लेखिका बता रही है कि ये जो विद स्टूडेंट्स ऑन आइस जो प्रोग्राम है ना, इसको चला करके ये जो जियोफ ग्रीन है वो ऑफर कर रहे हैं, है ना, फ्यूचर जनरेशंस को, जो पॉलिसी मेकर्स की जो फ्यूचर जनरेशन है, जो कि आज जो बच्चे हैं यही आगे जाके देश के या विभिन्न देशों के क्या बनेंगे, पॉलिसी मेकर्स बनेंगे, नीतियां बनाएंगे, ये है ना, होनहार हैं ये देश के, उनको एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस देना, है ना, एक ऐसी उम्र में जब वो क्या है, रेडी हैं, तैयार होते हैं टू एब्जॉर्ब, किसी भी चीज को ग्रहण करने के लिए, सीखने के लिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्ट, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उस पर अमल करने के लिए, है ना। क्योंकि जैसे जैसे देखो आदमी की उम्र बढ़ती जाती है तो फिर उसके अंदर उत्साह क्या होता जाता है, कम होता जाता है, जबकि स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, उत्साही होते हैं किसी भी चीज़ को एब्जॉर्व करने में, लर्न करने में और उसके ऊपर एक्ट करने में,
ठीक है, तो इसलिए उन्होंने अब किसको ले जाना शुरू कर दिया, स्टूडेंट्स को ले जाना शुरू कर दिया है। द रीजन द प्रोग्राम हैज़ बीन सो सक्सेसफुल, अब लेखिका बता रही हैं कि ये प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल क्यों हुआ। इसका कारण ये है बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल टू गो एनीवेयर नियर द साउथ पोल एंड नॉट टू बी अफेक्टेड बाई इट, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। लेखिका बता रही है कि ये प्रोग्राम सक्सेसफुल क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई व्यक्ति साउथ पोल पे जाए और वहां जाके बिना प्रभावित हुए रह जाए, यानी वहां जाएगा तो प्रभावित होके पक्का आएगा, वहां से कुछ ना कुछ वो सोचेगा, है ना, इस पृथ्वी को बचाने के लिए। It is easy to be blaze about polar ice caps melting while sitting in the comfort zones of our respective latitude and longitude. But when you can visibly see glaciers retreating and ice shelves collapsing, you begin to realize that the threat of global warming is very real. है ना, तो अब लेखिका बता रही हैं कि it is easy to blaze about पोलर आइस कैप्स। अब ऐसे समझो आपके कोई एक व्यक्ति है ना, जो अपने आराम से अपने ड्राइंग रूम में बैठा हुआ है, टीवी चला रखी है उसने, है ना, टीवी चला रखी है और प्रोग्राम देख रहा है। वो कौन सा, बर्फ दिखाई जा रही है उस पर, कौन सी वाली, यही अंटार्कटिका की, कि भाई देखो ये ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जो आइसबर्ग्स हैं ये टूट रहे हैं, है ना। तो उस पर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा क्योंकि वो अपने घर में बैठा हुआ है आराम से, क्योंकि वो उसको इतनी अच्छे से महसूस नहीं कर सकता। लेकिन जब कोई बच्चा वहां जाके अपनी आंखों से देखेगा, अपनी आंखों के आगे जब देखेगा कि देखो यहाँ पे ये क्या हो रहा है ना, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यहाँ का सारा इकोसिस्टम बदल रहा है, ठीक है ना, तो वो उस चीज से बिना प्रभावित हुए नहीं रह सकता। ये लेखिका बताना चाह रही हैं। ये कह रही हैं इट इज इजी टू ब्लेज अबाउट पोलर आइस कैप्स मेल्टिंग, कि पोलर आइस कैप्स जो हैं, ध्रुवीय जो बर्फ हैं, बर्फ के जो चट्टाने हैं, इनको पिघलते हुए देखकर, है ना, वाइल सिटिंग इन द कंफर्ट जोन्स ऑफ अवर रेस्पेक्टिव लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड, है ना, अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए, आरामदायक, और रेस्पेक्टिव लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड मतलब अपने निवास स्थल पर रहते हुए, है ना, अपने ड्राइंग रूम में बैठे हुए, है ना, जब हम इन चीज़ों को देखेंगे तो हमको ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना, हम इतने पैशनेट नहीं होंगे उसके प्रति, इससे ज़्यादा हम प्रभावित नहीं होंगे। इट इज़ ईजी टू बी ब्लेज का मतलब होता है प्रभावित न होना। तो ये स्वाभाविक है कि अगर हम हमारे घर में बैठ के टीवी पे प्रोग्राम देख रहे हैं इस तरह की, तो वो हमको इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन बट व्हेन यू कैन विजिबली सी ग्लेशियर्स रिट्रीटिंग, लेकिन जब तुम खुद अपनी आंखों से देखते हो ग्लेशियर्स को चटकते हुए, है ना, टूटते हुए, कोलैप्स होते हुए, आइस शेल्फ्स कोलैप्सिंग, है ना, बर्फ की चट्टानों को टूटते हुए, बिखरते हुए, है ना, नष्ट होते हुए, तो यू बिगिन टू रियलाइज, तुम ये महसूस करना शुरू कर देते हो दैट द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज वेरी रियल, कि ये खाली जवानी जमा खर्च नहीं है। लोग जो चिल्ला रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये यूं ही नहीं चिल्ला रहे हैं, है ना, तब आपको ये थ्रेट क्या लगती है, वास्तविक लगती है। देखो ये दिखाया गया, देखो ये बर्फ जमी हुई है, तो इनको क्रैब ईटर सील्स बोलते हैं, क्रैब ईटर सील्स बोलते हैं। तो ये इस तरह का, ये मतलब बर्फ के ऊपर रहने वाले जीव हैं ये। अंटार्कटिका बिकॉज ऑफ हर सिंपल इकोसिस्टम, देखो हर आता है ना, पृथ्वी के लिए क्या कहा जाता है, पृथ्वी या उसके कोई भी भूभाग होता है उसको माँ के रूप में संबोधित किया जाता है, इसलिए इसमें हर आया है ना। अंटार्कटिका बिकॉज ऑफ हर सिंपल इकोसिस्टम, अपने साधारण, अपने सरल पारिस्थितिकी तंत्र की वजह से जो अंटार्कटिका है, एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी क्या है, कम है, जैव विविधता क्या है, कम है, क्योंकि बर्फ के अंदर बहुत सारी चीजें सस्टेन नहीं हो सकती। इज द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी, ये एक परफेक्ट स्थान है ना, बिल्कुल सही स्थान है अध्ययन करने के लिए। हाउ लिटिल चेंजेस इन द एनवायरमेंट, कि एनवायरमेंट के अंदर थोड़े से भी अगर चेंज होंगे, कैन हैव बिग रेपरक्यूशंस, इनका बहुत बड़ा दुष्परिणाम होंगे, है ना, क्योंकि देखो वहां पे क्या है, कहने का मतलब ये है कि जो अन्य महाद्वीप हैं, एशिया हो गया, यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, वहां मानवीय गतिविधियों की वजह से अगर एनवायरमेंट में थोड़ा सा भी चेंज होगा तो वहां पे इतना दृष्टिगोचर नहीं होगा वो, लेकिन इसका प्रभाव कहाँ जाके स्पष्ट दिखेगा आपको, अंटार्कटिका पे जाके दिख जाएगा, क्योंकि वो क्या है, वहां का इकोसिस्टम कैसा है, बिल्कुल सिंपल है ना, तो साधारण चीजें जल्दी प्रभावित होती हैं।
वहाँ वो प्रभाव जो है, यहाँ की ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव वहाँ स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो जाता है। ठीक है ना। टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन। अब देखो ये फाइटोप्लैंक्टन एक नया शब्द आया है। फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं? जो हमारे महासागर होते हैं, समुद्र जो होते हैं, इनके अंदर, पानी के अंदर एक विशेष प्रकार की घास होती हैं, है ना, जीव होते हैं। घास भी क्या है बताओ? लिविंग ऑर्गेनाइज्म है। ठीक है ना। तो वो सिंगल सेल्ड होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, जो पृथ्वी की जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, आपको पता ही है जो प्लांट्स होते हैं, तो ये फाइटोप्लैंक्टन भी क्या है? एक तरह से स्मॉल प्लांट्स हैं। तो जिस तरह से अन्य जो प्लांट्स होते हैं वो पृथ्वी की किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन बनाते हैं, है ना, और विभिन्न प्रकार के क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। तो वैसे ही ये जो प्लैंक्टन है, ये एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके, है ना, जो मैराइन समुद्री जो जीव हैं उनके लिए भोजन प्रदान करते हैं। तो इनका कितना इंपॉर्टेंस है इनकी। ठीक है ना, यही बता रही है लेखिका। टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन, यानी आप उन सूक्ष्म फाइटोप्लैंक्टन को ही ले लीजिए, है ना, उन सिंगल सेल्ड प्लांट्स को ले लीजिए, दोज ग्रासेज, उन ग्रासेज को ले लीजिए, फाइटोप्लैंक्टन्स को ले लीजिए, ऑफ द सी, जो कि समुद्र में पाई जाती हैं, दैट नरिश एंड सस्टेन द एंटायर सदर्न ओशियन फूड चेन, जो पोषण देती हैं, संधारित करती हैं उस संपूर्ण दक्षिणी महासागर की भोजन श्रृंखला को, है ना। यानी अनेक प्रकार के जो जीव पाए जाते हैं महासागरों के अंदर, वो मूल रूप से किस पे आधारित हैं? इन फाइटोप्लैंक्टन के ऊपर ही आधारित हैं। क्योंकि आज अगर हम देखें तो हमारा मानव का जो जीवन है वो किस पे आधारित है ना, वो वनस्पति पे आधारित है ना, क्योंकि हमारे जो फूड प्रोडक्ट्स हैं वो सब कहाँ से मिलते हैं? वनस्पति से मिलते हैं। और एनिमल प्रोडक्ट्स भी इसलिए मिल पा रहे हैं क्योंकि वो एनिमल भी क्या खा रहे हैं? वनस्पति खा रहे हैं। समझ गए ना बात? इस तरह से दीज सिंगल सेल्ड प्लांट्स, ये जो फाइटोप्लैंक्टन है, जो सिंगल सेल्ड प्लांट्स हैं, एक कोशिकीय जो ये पौधे हैं, यूज द सन्स एनर्जी, ये सूर्य की ऊर्जा का उपभोग करते हैं, टू एसिमिलेट, है ना, कार्बन पैदा करने के लिए, है ना, कार्बन को प्रोड्यूस करने के लिए, एंड सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है ना, यानी कार्बन डाइऑक्साइड में से किसको निकाल लेते हैं? ये कार्बन को निकाल लेते हैं और विभिन्न प्रकार के कार्बनिक उत्पादों का निर्माण करते हैं। इन दैट वंडरस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, उस वंडरफुल, वंडरस का मतलब क्या होता है? वंडरफुल, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ प्रोसेसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। किस क्रिया के द्वारा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। तो ये जो प्रकाश संश्लेषण की जो वंडरफुल क्रिया है, जो किसको आशीर्वाद मिला है प्रकाश संश्लेषण का? सिर्फ पौधों को। संसार के अंदर अगर कोई ऐसी चीज है जो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके ऑक्सीजन बना दे और कार्बन के उत्पाद बना दे, वो सिर्फ और सिर्फ पौधे हैं। ठीक है ना। तो समुद्र के अंदर ये जो विभिन्न एक कोशिकीय जो पौधे हैं, जिनको फाइटोप्लैंक्टन्स बोला जाता है, ये वाले चीज फोटोसिंथेसिस के द्वारा कार्बनिक उत्पादों का निर्माण करते हैं, जो पूरी की पूरी जो सदर्न ओशियन है उसकी फूड चेन को जीवित रखे हुए हैं। साइंटिस्ट्स वार्न दैट, साइंटिस्ट जो है वो चेता रहे हैं, दैट फर्दर डिप्लीशन इन ओजोन लेयर, कि अगर ओजोन लेयर में और ज़्यादा अगर छेद हुआ, और ज़्यादा अगर उसका क्षरण हुआ, क्षय हुआ ओजोन लेयर का, तो विल अफेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। तो इससे जो फाइटोप्लैंक्टन है इनकी गतिविधियों को क्या मिलेगा? इनकी गतिविधियां प्रभावित हो जाएंगी, जिससे विच इन टर्न विल अफेक्ट द लाइव्स ऑफ ऑल द मैराइन एनिमल्स। जिससे अगर फाइटोप्लैंक्टन प्रभावित होंगे, क्योंकि ओजोन लेयर अगर टूट जाएगी, ओजोन लेयर का क्षय हो जाएगा, क्षरण हो जाएगा, तो जो हार्मफुल पराबैंगनी किरणें हैं वो सीधी किस पे गिरेंगी? फाइटोप्लैंक्टन पे गिरेंगी, और वो नष्ट हो जाएंगे, फाइटोप्लैंक्टन नष्ट हो जाएंगे, तो पूरी की पूरी जो मैरीन एनिमल्स हैं, जो समुद्री जीव हैं, वो उनका जीवन किस में आ जाएगा? संकट में आ जाएगा। तो समुद्री जीवों का, समुद्री पक्षियों का, उस क्षेत्र में रहने वाले, एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल, और जो ये संसार का, संपूर्ण संसार का जो कार्बन साइकिल है, ये भी क्या हो जाएगा? प्रभावित हो जाएगा। इन द पैरेबल ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन के बारे में एक कहावत है, देयर इज ए ग्रेट मेटाफर, जिसमें एक रूपक दर्शाया गया है, एक उदाहरण के द्वारा समझाया गया है, जो कि हमारे अस्तित्व से संबंधित है। और वो क्या है? टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस।
है ना, कि तुम बस छोटी चीज़ों का ख्याल रख लो, बड़ी चीज़ें अपने आप व्यवस्थित हो जाएंगी। ठीक है ना। तो देखो ये शायद एक आपका ये उस लेसन में भी था, आपके 10th क्लास में इंग्लिश का एक लेसन था, व्हाट इज अमिस विद अस, है ना। तो उसमें यही दर्शाया गया था कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल। ठीक है ना, यानी छोटी चीज़ों के अगर हम जो नागरिक व्यवहार की, है ना, सिविक सेंस, है ना, और इनकी अगर छोटी चीज़ों का अगर हम ख्याल रख लें तो बड़ी चीज़ें अपने आप ही हो जाती हैं, अपने आप ही अपने स्थान पे हो जाती हैं। अपने स्थान पे होने का मतलब क्या है, अगर हम हमारे मानवीय व्यवहार की छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उनका ही हम ख्याल रख लें तो हमको बड़ी बड़ी चीज़ों पर ध्यान ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप ही ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगी, सुधर जाएंगी। वॉक ऑन द ओशियन, अब इसमें लास्ट है कि किस तरह से उन्होंने ओशियन के ऊपर क्या किया, वॉक किया, समुद्र के ऊपर चलना, चहलकदमी करना। माई अंटार्कटिक एक्सपीरियंस वॉज फुल ऑफ सच एपिफेनीज, लेखिका बता रही है कि मेरा जो ये अंटार्कटिक का जो अनुभव था ये एक तरह से इस प्रकार के अनुभवों से भरा हुआ था। एपिफेनीज, इस प्रकार के एपिफेनीज से क्या था, ये भरा हुआ था। एपिफेनीज का मतलब होता है अनुभव, एहसास, इस प्रकार के अनुभव या एहसासों से ये भरा हुआ था। बट द बेस्ट अकर्ड, लेकिन सबसे शानदार एहसास मुझे तब हुआ जस्ट शॉर्ट ऑफ अंटार्कटिक सर्किल एट 65.55 डिग्री साउथ, जब हम अंटार्कटिक सर्किल से 60.55 डिग्री साउथ में थे। उस समय द स्कोलस्की हैड मैनेज्ड टू वेज हरसेल्फ इनटू ए थिक व्हाइट स्ट्रेच ऑफ आइस बिटवीन द पेनिनसुला एंड द टैडपोल आइलैंड विच वॉज प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम गोइंग एनी फर्दर, है ना। तो कहने का मतलब ये कि इनका जो ये जो जहाज था स्कोलस्की, ये फंस गया, है ना। जैसे ऐसे समझो एक और इधर चट्टान वो थी, बर्फ की चट्टान थी, एक इधर, तो यहाँ छोटा सा स्थान था, इसमें घुस गया ये, है ना, इधर बर्फ और इधर बर्फ, इस तरह से। फिर आगे जाके ये सकड़ी हो गई तो यहाँ जाके फंस गया, तो अब इनको क्या करना था, वापस लौटना था। ये वाली बात बता रही है। द स्कोलस्की हैज मैनेज टू वेज, वेज का मतलब था खांचे में फंस जाना। हरसेल्फ, वो फंस गया था, इनटू ए थिक वाइट स्ट्रेच, एक बड़े सफ़ेद बर्फ के भूभाग में, आइस के, बिटवीन द पेनिनसुला, एक और उसमें क्या था, पेनिनसुला था। पेनिनसुला किसको बोलते हैं, जो है ना एक तरह से पठारी जो क्षेत्र होता है वैसा, एंड टैडपोल आइलैंड, और दूसरी तरफ क्या था, टैडपोल आइलैंड था। विच वाज प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम गोइंग एनी फार्दर, जो कि हमें आगे जाने से क्या कर रहा था, रोक रहा था, यानी वो फंस गए थे, इनका जो जहाज है वो। ठीक है। द कैप्टन डिसाइडेड वी वर गोइंग टू टर्न अराउंड, कैप्टन ने डिसाइड किया कि हमको वापस लौटना पड़ेगा। हेड बैक नॉर्थ, वापस नॉर्थ की ओर, क्योंकि ये तो कहाँ है, साउथ में, वापस उसने कहा थोड़ी देर के लिए हमें नॉर्थ की ओर चलना पड़ेगा, वापस लौटना पड़ेगा। बट बिफोर वी डिड, लेकिन उसने कहा कि लौटने से पहले, वी वर ऑल इंस्ट्रक्टेड, हम सबको कहा गया, टू क्लाइम डाउन द गैंग प्लैंक, कि हम सब गैंग प्लैंक के द्वारा नीचे उतर जाएं। गैंग प्लैंक का मतलब होता है, जैसे कभी आपने देखा हो एरोप्लेन जो होता है, तो एरोप्लेन में ऊपर चढ़ने के लिए अलग से सीढ़ियाँ होती हैं, वो उस समय जब एरोप्लेन उड़ने वाला होता है तो उस समय लेके आते हैं उनको और वहाँ लगा देते हैं, जिस पर चढ़ के सीढ़ियाँ सी बनी रहती हैं और एरोप्लेन के अंदर घुस जाते हैं। ऐसे ही जब एरोप्लेन उतरता है ना, तो उस समय उनको फिर लाके वापस से जब रुक जाता है एरोप्लेन, तो एरोप्लेन के पास लाके उनको जोड़ देते हैं उसके दरवाजे के पास, तो उनसे फिर आदमी उतर जाता है, तो उसको गैंग प्लैंक। तो ऐसे ही शिप का भी गैंग प्लैंक हो सकता है, शिप में चढ़ने और उतरने के लिए एक सीढ़ी मान लो, है ना। तो हमको कहा कि भाई इस गैंग प्लैंक के द्वारा तुम नीचे उतर जाओ, एंड वॉक ऑन द ओशियन, और ओशियन पर क्या करो, वॉक करो। सो देयर वी वर, इसलिए हम सब वहां उतर गए। ऑल 52 ऑफ अस, कितने बच्चे समेत सब लोग कितने थे, 52 लोग थे। किटेड आउट इन गोरटेक्स एंड ग्लेयर्स, है ना। किटेड आउट, गोरटेक्स का मतलब होता है जैसे वहाँ बर्फ ही बर्फ है, तो उनको, क्योंकि अब तक तो क्या थे, अंदर थे, अब उनको बाहर उतर के चहलकदमी करनी है, तो उनके क्या दे दी गई, उनको गर्म कोट दे दिए गए, गोरटेक्स दे दिया गया, एंड ग्लेयर्स, सन ग्लासेस दे दिए गए, है ना, उनसे इक्विप्ड कर दिया गया। किटेड आउट का मतलब उनको ये चीज़ें इक्विप्ड कर दिया गया उनको इनके द्वारा। वॉकिंग ऑन द स्टार्क वाइटनेस, हम एक चारों तरफ विशाल सफ़ेदी के ऊपर हम क्या कर रहे थे, वॉक कर रहे थे। दैट सीम्ड टू स्प्रेड आउट फॉर एवर, वो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये वर्षों से ये विशाल भूभाग इस तरह इसी प्रकार से फैला हुआ है। अंडरनीथ अवर फीट, हमारे पैरों के नीचे, वाज ए मीटर थिक आइस पैक, 1 मीटर मोटी बर्फ की चादर थी। एंड अंडरनीथ, और उसके नीचे,
180 मीटर 180 मीटर्स ऑफ लिविंग ब्रीदिंग सॉल्ट वाटर, यानी देखो कितनी बड़ी चीज़ है। यानी समुद्र क्या है, ऊपर से जमा हुआ है, 1 मीटर ऊंची 1 मीटर मोटी क्या जमी हुई है, बर्फ की परत जमी हुई है, और उसके नीचे 180 मीटर गहरा क्या है, पानी है, साल्ट वाटर है, जिसके अंदर लिविंग ब्रीदिंग मैरान लाइफ है उसके अंदर, है ना। और वो उसमें समुद्री जीव, है ना, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां वो जीवित हैं। तो इन द पेरीफेरी, और चारों ओर हमने देखा क्रैब ईटर सील्स, ये बताया था ना, देखो ये वाले ये क्रैब ईटर सील्स हैं, ये चित्र दिखा रखे हैं ना, ये वहाँ पे बर्फ के ऊपर पाए जाने वाले जंतु हैं, ये इनको क्रैब ईटर सील्स बोलते हैं। तो इन द पेरीफेरी, वहीं आसपास इन्होंने देखा कि क्रैब ईटर सील्स जो थे वर स्ट्रेचिंग, है ना, वो बड़े जैसे कुत्ता होते हैं ना, कुत्ते देखा होगा आपने, वो अपने जैसे कई बार पैरों को आगे करके और ऐसे मचकी सी में लगाते हैं, है ना, स्ट्रेच करते हैं, ऐसे अंगड़ाई सी लेते हैं ना, वैसे तो वो स्ट्रेच कर रहे थे, अंगड़ाई ले रहे थे क्रैब ईटर सील्स, एंड सनिंग देमसेल्व्स ऑन आइस, और धूप ले रहे थे उस चट्टानों के ऊपर, बर्फ की चट्टानों के ऊपर, मच लाइक, उसी तरह जैसे स्ट्रे डॉग्स जो हमारे यहाँ कुत्ते जो होते हैं, विल डू अंडर द शेड ऑफ बनियन ट्री, है ना, बनियन ट्री के नीचे, है ना, बरगद के पेड़ के नीचे, और अंगड़ाई लेते हैं कुत्ते, उसी तरह से क्रैब ईटर सील्स वहाँ बर्फ के ऊपर धूप सेक रहे थे और अंगड़ाई ले रहे थे। इट वॉज नथिंग सॉर्ट ऑफ ए रिवीलेशन, एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट, एक प्रकार से कोई विशेष बात नहीं थी इसके अंदर, लेकिन ऐसा लग रहा था कि सब कुछ आपस में कनेक्ट हो रहा है, यानी कनेक्ट कर दिया ना, जैसे यहाँ के कुत्तों को वहाँ के क्रैब ईटर सील से कनेक्ट कर दिया, तो एक तरह से कोई विशेष रिवीलेशन नहीं था ये, लेकिन सब चीज़ कनेक्ट हो रही थी। अब लेखिका बता रही हैं 9 टाइम जोन्स, उन्होंने कितने टाइम जोन पास किए थे, 9, 6 चेक पॉइंट्स, 3 वाटर बॉडीज एंड मैनी इकोस्फेयर्स लेटर, आई वाज स्टिल वंडरिंग, है ना, इतना सब क्रॉस करने के बाद लेखिका कह रही हैं कि मुझे अभी भी आश्चर्य हो रहा था अबाउट द ब्यूटी ऑफ बैलेंस इन द प्ले ऑन आवर प्लेनेट, कि देखो इस हमारे जो ग्रह है, हमारा ये जो पृथ्वी, हमारा ये जो प्यारा ग्रह है, इसके ऊपर प्रकृति की कितना अद्भुत एक सामंजस्य है, एक अद्भुत बैलेंस है। हाउ कुड इट बी इफ अंटार्कटिका वर टू बिकम द वार्म प्लेस। अब लेखिका बड़ा दुख भी हो रहा है उनको कि कैसा होगा अगर ये अंटार्कटिका वापस से एक गर्म स्थान बन गया, दैट इट वंस यूज टू बी, जैसा कि पहले कभी ये हुआ करता, क्योंकि देखो शुरुआत में तो पृथ्वी क्या थी, आग खगोला थी, फिर धीरे धीरे ठंडी हुई, और आज कैसी स्थिति आ गई है कि जो अंटार्कटिका है, दक्षिण ध्रुव में वहाँ बर्फ जमी हुई है। तो लेखिका कह रही है कि एक तरह से उन्हें शौक होता है ना, एक शौक लगता है उन्हें कि भाई क्या ये ऐसा ही गर्म हो जाएगा, विल वी बी अराउंड टू सी इट, क्या हम ऐसा देख पाएंगे अपनी आंखों के सामने, और वुड वी हैव गॉन द वे, है ना, या हम उसी तरह से विलुप्त हो जाएंगे, किस तरह से, उसी तरह से द डायनासोर्स, मैमथ्स एंड वुली राइनो, जिस प्रकार से इस धरती के ऊपर से डायनासोर विलुप्त हो गए, मैमथ्स ये विशालकाय कोई जीव होते थे, वुली राइनोज, है ना, राइनोसर्स होते हैं ना, उनमें कोई विशेष प्रकार के ऊन वाले राइनोसर्स होते हैं, तो ये तीनों प्रजातियां इस पृथ्वी से विलुप्त हो गई, है ना, तो क्या हम भी ऐसे ही विलुप्त हो जाएंगे, हु इज टू से, कौन कह सकता है, बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 वीक्स विद ए बंच ऑफ टीनेजर्स, लेकिन लेखिका कह रही हैं कि इन बच्चों के साथ, इन टीनेजर्स के साथ, इन किशोर वय उम्र के जो बच्चे हैं, इनके कुछ, है ना, जो 52 थे ना, 52 किशोर वय बच्चों के साथ 2 सप्ताह का समय बिताकर, हु स्टिल हैव द आइडियलिज्म टू सेव द वर्ल्ड, है ना, इन 52 के 52 बच्चों में, किशोर वय जो बच्चे हैं, इनके अंदर अभी भी एक आदर्शवाद है और वो दृढ़ प्रतिज्ञ हैं इस संसार को बचाने के लिए। तो लेखिका कह रही हैं ऑल आई कैन से, कि मैं बस इतना कह सकती हूँ, दैट ए लॉट कैन हैपन इन ए मिलियन ईयर्स, कि 1 करोड़ वर्ष में कुछ भी हो सकता है, बट वॉट ए डिफरेंस ए डे मेक्स, है ना, लेकिन एक दिन क्या अंतर ला सकता है ना। तो कहने का मतलब देखो बेटा कि अगर हम हमारी गतिविधियों को, है ना, विवेकहीन तरीके से आगे भी चलाते रहे तो पक्का इस पृथ्वी से इस मानव जो जाति है, प्रजाति है, इसका विलुप्ति होना तय है। और अभी भी समय है, अगर हम सब लोगों ने अपनी लाइफस्टाइल,
है ना, अपनी जो ऊर्जा की आवश्यकताएं हैं, जो हमारी जीवनचर्या है, उसमें हम कितना कम से कम उपभोग करें चीज़ों का। अगर हमने अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर लिया तो हम आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको फलता फूलता देख पाएंगे। तो मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके बताएं, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे ज़्यादा खुश रहें। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।